गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कल, फाइनेंशियल मार्केट्स। टैगलाइन है बच्चों, अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हाउस होल्ड और जो बिजनेस फर्म्स होती है, माने जो सेवर्स होते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको मिलाने का काम करती है प्लेटफॉर्म। नाम तो सुना ही होगा, फाइनेंशियल मार्केट। इकोनॉमी के अंदर दो मेन सेक्टर होते हैं, एक हाउस होल्ड और एक बिजनेस फर्म्स। हाउस होल्ड पैसा सेव करके क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पैसा किसमें, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में। और जो बिजनेस फर्म्स होती है वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में क्या करती है, पैसा लगाती है, इन्वेस्ट करती है। उनको सेवर बोलते हैं, इनको इन्वेस्टर बोलते हैं। किनको बोलते हैं सेवर? हाउस होल्ड को। बिजनेस फर्म्स को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर बोलते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इन दोनों को ही लिंक कराने का काम करती है। अब पैसा जो इन्वेस्ट किया जा सकता है वो दो तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है, बैंक के थ्रू और फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। बैंक से कैसे होता है इन्वेस्ट पैसा, वो हम देख चुके इकोनॉमिक्स में पूरी तरीके से, जहां पे हमने कमर्शियल बैंक के बारे में और फिर उसके बाद जो मेन कोर्स में पढ़ा आरबीआई, है ना। हालांकि यहाँ पे जिसकी बात की गई है वो कमर्शियल बैंक की बात की गई है, वो हम पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में पढ़ना है फाइनेंशियल मार्केट। हाउस होल्ड क्या करते हैं, अपने एक्स्ट्रा पैसे को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। ये किसके किसके पास तक पहुंचाने का काम करते हैं? बिजनेस फर्म्स के पास तक पहुंचाने का काम करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। और ये सिक्योरिटीज बाय करते हैं अलग अलग बिजनेस फर्म्स की, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। चलो बात करते हैं किसकी, फाइनेंशियल मार्केट की। पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, कल पढ़ा चुका हूं फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, उसके फंक्शन भी। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज क्रिएट होती है और एक्सचेंज होती है। क्रिएट होती है और एक्सचेंज होती है। क्रिएट होती है और एक्सचेंज होती है। क्रिएशन का मतलब होता है सिक्योरिटीज का फर्स्ट टाइम मार्केट में आना, और एक्सचेंज का मतलब होता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की सेल परचेज होना। और इस मार्केट के थ्रू कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस फर्म अपनी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म नीड्स को क्या कर सकती है, पूरा कर सकती है। ये ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का टॉपिक यही है। फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू कोई भी बिजनेस फर्म अपनी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बिजनेस नीड्स को क्या कर सकती है, फुलफिल कर सकती है। बात समझ में आ रही है? जो शॉर्ट टर्म नीड्स होती है किसी भी बिजनेस फर्म की, आगे की बात बता रहा हूं जहां से मेरे को आज शुरू करना है। जो शॉर्ट टर्म नीड्स होती है किसी भी बिजनेस फर्म की, वो तो करती है वो पूरा किससे, मनी मार्केट से। किससे करती है? मनी मार्केट से। और जो मीडियम टर्म और जो लॉन्ग टर्म होती है, वे दोनों फुलफिल होती है कैपिटल मार्केट से। किससे होती है? कैपिटल मार्केट से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फर्स्ट वन इज मनी मार्केट एंड द नेक्स्ट वन इज कैपिटल मार्केट. Further, capital market can be divided into two parts, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है ना। तो आपको क्या समझने का, शॉर्ट टर्म की नीड्स होती है मनी मार्केट से पूरी, मीडियम और लॉन्ग टर्म की नीड पूरी होती है कैपिटल मार्केट से। कैपिटल मार्केट में भी अगर पहली बार मार्केट में आ रहे हैं तो प्राइमरी, और एग्जिस्टिंग में ही सेल परचेज हो रही है तो वो सेकेंडरी में। और बेटा सेकेंडरी मार्केट को ही स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टॉक एक्सचेंज। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज क्या होती है, ट्रेड होती है, उसी को क्या बोला जाता है, स्टॉक एक्सचेंज। बात समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे करके बच्चों धीरे धीरे हम आगे चलेंगे। फिलहाल के तौर पे ये तो मैंने आपको आज की मतलब जो टॉपिक मेरे को पढ़ाने हैं उनकी हल्की सी भूमिका बनाई मैंने यहाँ पे, ताकि आपको पता पड़े कि ये लिंकिंग कैसे चल रही है, ये फ्लो कैसे चल रहा है इस चैप्टर का। फाइनली जो हमने कल पढ़े थे फंक्शंस पे आ जाते हैं। 4 फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के, इनको पढ़ने के बाद आज के टॉपिक्स पे आते हैं। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट 4 होते हैं। एमपी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ डिस्कवरी, ये एमटी है। एमपी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ डिस्कवरी। M4, हाँ, मोबिलाइज सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। फाइनेंशियल मार्केट क्या काम करती है, फंड्स को मूव कराने का काम करती है फ्रॉम सेवर,
और क्या करती है, इन्हें चैनलाइज करने का काम करती है टू द इन्वेस्टर्स। यस और नो? पैसा मूव कराने का, मोबिलाइज कराने का काम करती है, फिर उन्हें डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्टिव पर्पस होते हैं, यूज होते हैं, उसमें चैनलाइज कराने का काम करती है। पहला एमपी, पी फॉर प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। फाइनेंशियल मार्केट क्या प्रोवाइड कराती है? लिक्विडिटी प्रोवाइड कराती है। आप जब चाहो, जिस दिन चाहो, ठीक है ना, जिस टाइम चाहो, आप क्या कर सकते हो, अपनी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, प्रोवाइड लिक्विडिटी, है ना। इसमें फिर मैंने आपको बताया था थोड़ा और एडिशनली कि सैटरडे संडे मार्केट क्या रहती है, ऑफ रहती है, और 9:15 से 3:30 तक चलती है, 3:30 तक, 9:15 से 3:30 तक। मंडे टू फ्राइडे 9:15 से 3:30, जब चाहे, जिस शेयर को चाहे आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। इंस्टेंटली आपके पास लिक्विडिटी का बंदोबस्त हो जाएगा। एमपी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इससे आपकी क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट से आपकी क्या हुई है, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो क्या होती है, कम होती है, और हुई भी है, क्योंकि आपको अब कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। ये एक सिस्टम है, क्या है, सिस्टम, जिस सिस्टम के थ्रू आप क्लिक क्लिक करके क्या कर सकते हो, हाँ, कोई भी जो बेसिकली सिक्योरिटी है उसको बेच सकते हो, खरीद सकते हो, उसके बारे में क्या ले सकते हो, जानकारी ले सकते हो, विदाउट एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए भी, ठीक है ना। कोई टाइम नहीं जाएगा, कोई एनर्जी नहीं लगेगी आपकी एक्स्ट्रा, मतलब मैं एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूँ, सब चीज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। कभी तुम बोलोगे टाइम भी नहीं लगेगा, उतना तो टाइम लगेगा जितना तुम्हें एनालिसिस करना होगा, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना होगा कि फालतू में इधर उधर जाने का है आपको, ठीक है ना। बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगेगी, एक्स्ट्रा मनी नहीं लगेगा। तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाय सेलिंग भी बड़े आसानी से कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल सा क्या रहता है, ब्रोकरेज वगैरह रहती है, कुछ चार्जेस रहते हैं। एंड द लास्ट वन इज डिस्कवरी, फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। फाइनेंशियल मार्केट आपको प्राइस डिटरमाइन करके देती है सिक्योरिटीज का, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चलता है जो स्टॉक एक्सचेंज में इनबिल्ड होता है, और वो रियल टाइम बेसिस पे डिमांड एंड सप्लाई को मॉनिटर करके इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल के देता है। क्या निकाल के देता है, इक्विलिब्रियम प्राइस, जो सेकंड टू सेकंड क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई। बात समझ में आती है? तो चार फंक्शन होते हैं बच्चों, मोबिलाइज सेविंग्स एंड चैनलाइज देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। आज का नया टॉपिक है बच्चों, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। जैसे कि मैंने इसकी भूमिका हल्की सी ऊपर भी बनाई थी कि फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप की होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को फिर आगे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। मनी मार्केट से शॉर्ट टर्म की नीड्स पूरी होती है, कैपिटल मार्केट से मीडियम और लॉन्ग टर्म की नीड्स पूरी होती है। पहली बार आ रहे हो तो प्राइमरी मार्केट में, एग्जिस्टिंग में डील कर रहे हो तो सेकेंडरी मार्केट में। बात समझ में आती है? चलो जी। There are two types of financial market, money market and capital market. Further, capital market can be divided into two parts, primary market and secondary market. बात करते किसकी, मनी मार्केट की। मनी मार्केट की बता मैं चुका ही हूं, टेक्स्ट पढ़ता हूं सीधा इसका। मनी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां से आपको शॉर्ट टर्म फंड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, शॉर्ट टर्म। मतलब इस मार्केट में जाकर के आप ये नहीं, जो पैसा आपको रेज करना है वो मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेज नहीं कर सकते। आपको इस मार्केट से ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए पैसा मिलेगा। कितने साल के लिए, यानी कि इस मार्केट से आप ऐसा पैसा उठा सकते हो जो आपको 1 साल के अंदर अंदर, माने 12 महीनों के अंदर अंदर आपको रीपे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी कौन सी नीड को पूरा कर रहा है, शॉर्ट टर्म नीड को पूरा कर रहा है। विच डील इन मॉनेटरी एसेट्स, ये किस में डील करता है, मॉनेटरी एसेट्स। मॉनेटरी एसेट्स बोल सकते हो, फाइनेंशियल एसेट्स बोल सकते हो, सिक्योरिटीज बोल सकते हो, हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर, जिनका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, हाँ 1 साल होता है। ई बिल्स वगैरह होते हैं, आपके कमर्शियल पेपर होते हैं, और
कॉल मनी होती है, ऐसे क्या रहते हैं, अलग अलग क्या रहते हैं इंस्ट्रूमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, प्रोमिसरी नोट होते हैं, इस तरह के क्या रहते हैं आप पे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। अब जो भी मैंने ये बोला ये है क्या, ये इधर हम पढ़ेंगे, आगे आएगा टॉपिक पूरा डिटेल में। फिलहाल मनी मार्केट कौन सी होती है, एक ऐसी मार्केट जहां से आपकी कौन सी नीड्स पूरी होती है, किसकी नीड पूरी होती है, शॉर्ट टर्म नीड, बिजनेस फॉर्म्स की, किसकी, शॉर्ट टर्म नीड पूरी होने का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म नीड पूरी होने का मतलब क्या है कि आपको जो पैसा मिलेगा वो एक साल के लिए मिलेगा। ऐसी सिक्योरिटीज में डीलिंग होती है मनी मार्केट में जिनकी मैच्योरिटी कितनी होती है, एक साल। सारे बच्चे पढ़ो पहला बुलेट फिर दूसरा पढ़ा रहा हूं। आती है बात समझ में। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो फाइनेंशियल असेट्स होती है, जो मॉनेटरी असेट्स होती है, जिनमें डीलिंग होती है, वो बहुत ज्यादा क्या होती है, लिक्विड होती है। क्यों होती है लिक्विड, इनकी मैच्योरिटी कितनी होती है, भाई जो बंदे ने इनमें पैसा लगाया है, मतलब जो बंदे ने ये सिक्योरिटीज को खरीदा है, ये सिक्योरिटीज को खरीदा है, मैक्स टू मैक्स वो कितने टाइम में उसको कैश रियलाइज हो जाएगा उससे, एक साल के अंदर, क्योंकि अगले ने एक साल के अंदर अंदर चुकाना है ना पैसा। मान लिया मैंने तो इन्वेस्ट किया है और तुमने मनी मार्केट से पैसा उठाया है, मैं तो इन्वेस्टर हूँ, तुम बिजनेस फर्म हो, तो तुम तो एक साल के अंदर अंदर चुकाओगे, और जब तुम चुकाओगे तो मेरे को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो वो तो क्या है, इन कंपैरिजन टू जो शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, बाकी अदर सिक्योरिटीज होती है, उनके कंपैरिजन में क्या होती है, हाईली लिक्विड होती है। क्या होती है, क्योंकि इनकी मैक्स टू मैक्स मैच्योरिटी कितनी होगी, एक साल। ज्यादातर की कितनी होती है, 3 महीने से लेकर के 6 महीने में ही क्या हो जाती है, रियलाइज हो जाती है। ठीक है ना, ज्यादातर। इट हैपन्स बिकॉज, ये ध्यान से सुनना, वन वन मार्कर क्वेश्चन है। इट हैपन्स बिकॉज, ये अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं इसे, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से। इट हैपन्स बिकॉज डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ रेडी मार्केट फॉर देम। डीएफएचआई, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। जैसे क्या होता है, जो दूसरे बेसिकली कैपिटल मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट में जो रेगुलेटर होता है सेबी होता है, और बाकी जो एक्सचेंज होता है वो किस पे होता है, स्टॉक एक्सचेंज पे होता है, किस पे होता है। ऐसे यहाँ पे कौन गाइड करता है मनी मार्केट को, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। अब वो ऑप्शन में देता है कि जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट में रेगुलेशन वगैरह जो गाइडेंस होती है ना, वो किसकी होती है। अब उसमें 3-4 ऑप्शन देता है वो डीएफएचआई देगा, सेबी देगा, एनएससी देगा, बीएससी देगा। बच्चे ये सोचे डीएफएचआई तो कभी सुना ही नहीं होता, बहुत कम लोगों ने आम जिंदगी में भी बहुत कम सुना होता है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जो नॉर्मल होते हैं, जो लोग इंसान होते हैं, वो मनी मार्केट में कम डील करते हैं, जो करते हैं बस उन्हें ही पता है, बाकी लोगों को ऐसे पता नहीं रहता। तो उन्हें लगता है कि डीएफएचआई का तो नाम कभी सुना ही नहीं है, सेबी इज द राइट आंसर। या कुछ लोग फालतू में क्या ठोक के आते हैं, एनएससी और बीएससी ठोक के आते हैं उसका आंसर। ठीक है ना। अभी तो और भी इंस्टीट्यूशन आएंगे, एनएसडीएल, सीडीएसएल वगैरह करके, है ना। तो लोगों को वो भी नहीं पता है कि एनएसडीएल कौन है, सीडीएसएल कौन है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मनी मार्केट में जो रेगुलेशन होती है, गाइडेंस होता है, वो किसकी होती है, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया की, डीएफएचआई की, प्रोवाइडर रेडी मार्केट फॉर देम। डीएफएचआई ने क्या प्रोवाइड कराया है, रेडी मार्केट प्रोवाइड कराई है, किसको, किसके लिए, जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए। जैसे एनएससी बीएससी पे क्या रहता है बच्चों, शेयर्स होते हैं जो मीडियम टर्म और जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ऐसे ही डीएफएचआई किसके लिए होती है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के लिए होती है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर लेस रिस्की। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं, कम रिस्की होते हैं। कम रिस्की दो वजह से होते हैं, एक तो टाइम क्या है, कम है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लेके भाग जाएगा, है ना। तो लेस रिस्की इसलिए क्योंकि लिक्विडिटी क्या है, ज्यादा है, एक बात। और दूसरी बात ये है, अक्सर जितने भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उनमें जो मेजर पार्टिसिपेंट होते हैं, मतलब जो इनके प्लेयर्स होते हैं, वो या तो कमर्शियल बैंक होते हैं, या आरबीआई होता है, या गवर्नमेंट होती है। और तीनों ही पार्टी क्या है, सॉलिड है भाई, कमर्शियल बैंक भी और आरबीआई भी और गवर्नमेंट भी। इनके ऊपर भी शक करोगे तो फिर जिंदगी में रह ही क्या जाएगा भाई। मैंने अगर आरबीआई के ऊपर शक किया, कमर्शियल बैंक के ऊपर शक किया, या फिर गवर्नमेंट के ऊपर शक किया, तो फिर जिंदगी में कोई विश्वास करने लायक बच नहीं जाता। ठीक है ना। तो दैट्स वाई क्या होते हैं, लेस रिस्की होते हैं।
नेक्स्ट है द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इज लेस ड्यू टू द शॉर्ट ड्यूरेशन। ये कोई कहने की बात है, कह रहे कि जो इन पे जो रिटर्न आती है ना वो कम आती है कंपैरेटिवली शॉर्ट टर्म के और मीडियम टर्म के। क्यों आती है? क्योंकि एक तो ये क्या है, एक तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन है। क्या है भाई, एक बात सिंपल सी बात है, पैसा 10 साल के लिए क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न ज्यादा आएगी। कम टाइम के लिए क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न कम आएगी। बात समझ में आ रही है? और दूसरा ये क्या भी है, कम रिस्की भी है। क्या भी है, कम रिस्की। जब कम रिस्की है तो रिटर्न भी क्या होगी, कम ही होगी। ज्यादा रिस्की होते तभी तो इक्विटी सबसे महंगा होता है। समझा ना? मुझे बताओ ये आपको 4 बुलेट समझ में आएगा? एक बार पढ़ लो वापस। पहले वाला नहीं पढ़ना चाहते तो छोड़ देना, दूसरा तीसरा चौथा पढ़ लो। अदिति तबीयत सही नहीं आपकी? बुखार हो कर? आया समझ में? आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, अभी इसी की सब टॉपिक चल रहे हैं मनी मार्केट के। अभी मैं कैपिटल मार्केट पे नहीं आ रहा हूँ, मनी मार्केट के सारे टॉपिक खत्म कराऊंगा पहले, तब आएंगे हम कैपिटल मार्केट पे। ठीक है ना? देखते हैं मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मनी मार्केट। मान भी क्या टॉपिक हो सकता है, डरो मत। हाँ जी। मे, मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मनी मार्केट, अभी बताया मैंने। जो मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, माने जो इसमें डील करते हैं, माने जो इसके प्लेयर्स है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन माने पूछे अगर आपको एक नंबर में कि हु आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट या हु आर द प्लेयर्स ऑफ मनी मार्केट या हु कैन डील इन द मनी मार्केट, तो इस तरीके से तीनों ही क्वेश्चन का चाहे किस ढंग से पूछे आंसर यही रहने वाला है। कौन कौन डील करता है इसमें, डीलिंग कौन कौन करता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा कमर्शियल बैंक, तीसरा एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ये मैंने बताई भी आपको कौन होती है एनबीएफसी। ठीक है ना? ये बैंक नहीं होते, ये क्या नहीं होते, बैंक नहीं होते। जैसे एग्जांपल बता सकते हो आप? हाँ, मुथूट फाइनेंस है, मन्नापुरम गोल्ड लोन है। एचडीएफसी की भी एक एनबीएफसी थी, अब तो उन्होंने क्या कर दिया, मर्ज ही कर दिया। एचडीएफसी बैंक में वो क्या हो गई, मर्ज हो गई। ठीक है ना? बहुत डिटेल में बताया था जब मैंने आपको गवर्नमेंट बजट पढ़ाया था इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट, इसमें कौन भी डील करती है, स्टेट गवर्नमेंट। ये जो हर्षद मेहता जो स्कैम हुआ था मनी मार्केट का, तो स्कैम था ये। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तो हेरा फेरी करता था। स्टेट गवर्नमेंट इसमें डील करती है। लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज कौन, जो एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज। नेक्स्ट है इसमें कौन भी डील करते हैं, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पता है आपको कौन होते हैं? बताओ कौन होते हैं? इसके बारे में ऐसा हमने फॉर्मली कभी चर्चा नहीं करी, मतलब ऐसे बोला तो है मैंने कभी कभी आपको ऐसे कि म्यूचुअल फंड ये होते हैं, शायद कल परसों भी मैं इसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन कभी फॉर्मल नहीं बोला मैंने इसके बारे में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी तो पैसा इन्वेस्ट ही करना हुआ शेयर में, तो वहां पे म्यूचुअल फंड की यूनिट मिलती है। एक बात सुन लो, जैसे नंबर आपको शेयर्स मिलते हैं ना, शेयर्स, ऐसे म्यूचुअल फंड में क्या मिलती है, यूनिट्स मिलती है। क्या मिलती है, यूनिट्स मिलती है। बात समझ में आ रही है? दोनों में ही इन्वेस्टमेंट होती है, शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट होती है, म्यूचुअल फंड में भी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं। हाँ जी, और डिफरेंस बताओ। वेरी गुड। ऐसा मैंने मैंने बताया था ऐसे? चलो अगर बताया तो फिर ठीक है, अभी फॉर्मली बात कर लेते हैं। हाँ जी, वर्मा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। किसी और को कुछ बोलना है इसके बारे में? आपको अगर नॉलेज है शेयर मार्केट की, ये है इन्वेस्टर। कौन है, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब पब्लिक। ठीक है, ये पब्लिक को है नॉलेज, इन्वेस्टर को है नॉलेज। अगर इसे है नॉलेज तो ये डायरेक्टली किस में डील करेगा, इक्विटी मार्केट में डील करेगा।
देन डायरेक्टली डील्स इन इक्विटी मार्केट, माने सीधा क्या करेगा, शेयर्स परचेज करेगा। क्या करेगा? क्योंकि इसे क्या है, नॉलेज है। बात में समझ में आ रही है आपको? अच्छा, लेकिन अगर ये इन्वेस्टर, इसके पास क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है, डोंट हैव नॉलेज, ठीक है ना, देन ये क्या करेगा, ये जाएगा एएमसी के पास। किसके पास जाएगा? एएमसी के पास। एएमसी बोले तो असेट मैनेजमेंट। ये एएमसी में कौन होते हैं? पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं। कौन होते हैं? पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं। ये पोर्टफोलियो मैनेजर कौन होता है? ये होशियार बंदा होता है। कौन होता है? होशियार बंदा होता है। ई फालतू लगा रहे हैं मैंने इधर, ANOWLED G। ये है नॉलेजेबल बंदा। बात समझ में आई? अभी क्या करता है, ये जो जनता है ना, ये जो इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर इसको फंड्स देता है। क्या देता है? फंड्स देता है। बात समझ में आ रही है? या इसको ना बोलूं तो यहां से ऐसे बोल देना चाहिए मेरे को, ये इन्वेस्टर क्या करता है, एएमसी को क्या देता है, पैसा देता है। अभी एएमसी के अंदर जो भी ये जो होशियार बंदा है, बाकी ये करता है काम, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये 2 4 5 लाख रुपए लेके बैठा है, ये ऐसे 20 30 50 हजार करोड़ रुपए लेके बैठा है। कौन? ये एएमसी कंपनी। ये एएमसी कंपनी ने पैसा किसको दिया, मतलब ये अंदर जो बंदे हैं ना, ये जो पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट बैंकर वगैरह होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं ना कि आई एम द इन्वेस्टमेंट बैंकर वगैरह, ये वो इन्वेस्टमेंट बैंकर वो होते हैं जो बड़ी बड़ी अमाउंट लेकर के बैठे होते हैं। अपनी नहीं होती, जनता की होती है। किसकी होती है? जनता ने इन्हें क्यों दिया पैसा? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है शेयर में डायरेक्टली क्या करने की, डील करने की। लेकिन इसको नॉलेज है, ये होशियार बंदा है। समझ गया? इसको पैसा दिया, एएमसी कंपनी से बदले में क्या देगी, एक सेकंड रुको, एएमसी कंपनी इसे बदले में देगी बच्चों म्यूचुअल फंड की यूनिट्स। क्या देगी? म्यूचुअल फंड की यूनिट्स। म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स। म्यूचुअल फंड की जो यूनिट होती है, म्यूचुअल फंड की जो यूनिट होती है, उस यूनिट का प्राइस नहीं होता है। मतलब प्राइस तो होता है, उसको प्राइस बोलते नहीं है, उसको एनएवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनएवी, नेट असेट वैल्यू। क्या बोलते हैं? नेट असेट वैल्यू। मान लिया इस म्यूचुअल फंड की यूनिट की एनएवी कितनी चल रही है, आप लिख लीजिए, एनएवी की लॉन्ग फॉर्म लिख लेना आप। एनएवी मान ले चल रही है कितनी, 10 रुपए। कितनी चल रही है? 10 रुपए। और इन्वेस्टर ने दिए कितने रुपए? 100 रुपए दिए। कितने दिए? 100 रुपए दिए। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ इसे कितनी यूनिट मिलेगी? बेटा है कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट तो वही है। माने जैसे नंबर ऑफ, ये जैसे नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, उसकी जगह यूनिट्स हो गई। जो शेयर का प्राइस होता है, उसकी जगह क्या हो गई, एनएवी हो गई। समझ में आ रही है बात? ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो हमने फंड दिए, ऐसा समझो, ठीक है ना। अच्छा, ये 100 रुपए दिए, तो तुम्हें कितनी यूनिट मिलेगी? 10, है ना। यूनिट्स इज इक्वल टू फंड्स इन्वेस्टेड अपॉन एनएवी, दैट इज 100 रुपए अपने लगाए, और एक जो एक यूनिट है उसका प्राइस कितना है, 10, तो आपको कितनी यूनिट मिलेगी? 10 यूनिट्स मिलेगी। इतनी बात समझ में आती है आपको?
अच्छा, फिर क्या होगा? अब इसके पास कितने रुपए आ गए? 100 रुपए आ गए। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं आपको। इसके पास कितने रुपए आ गए? 100 रुपए आ गए। अब इनका अपना क्राइटेरिया होता है, इनकी अपनी रिसर्च होती है। एक बार आ जाने दो इधर। ये जो पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, एएमसी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, इनका अपना क्राइटेरिया होता है, अपनी रिसर्च होती है। अपनी रिसर्च के बेसिस पे लेट सपोज इन्होंने 6 कंपनी क्या करी, आइडेंटिफाई करी। बात समझ में आ रही है? ये जितना भी इन्हें पैसा रिसीव होगा, माने 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, जो भी है, मैं तो एग्जांपल 100 रुपए ले रहा हूँ। तो ये क्या करके रखते हैं, अपनी रिसर्च के बेसिस पे पहले ही एलोकेशन करके रखते हैं, रेशियो बना के रखते हैं। क्या बना के रखते हैं? कि हम इन 6 कंपनीज में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। मान लिया एक एसबीआई हो गई, एक एचडीएफसी हो गई, एक हो गया लेट सपोज आपका आरआईएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट हो गया आपका आईआरएफसी। नेक्स्ट आपका हो गया लेट सपोज बच्चों वैभव ग्लोबल। एक बच्चा बोल रहा है टाटा स्टील। ये 6 कंपनी इन्होंने आइडेंटिफाई करके रखी है। इनका रेशियो भी इन्होंने क्या करके रखा है, सेट करके रखा है कि हमारे को जितना भी पैसा मिलेगा, हम क्या करेंगे, उसमें इतना इतना पैसा इन इन कंपनीज में क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। मान लिया 20 रुपए इसमें लगाएंगे, 10 रुपए इसमें लगाएंगे, 20% हो गया, 10% हो गया, माने 15% किस में लगाएंगे, रिलायंस में लगाएंगे। 5% किस में लगाएंगे, आईआरएफटी में लगाएंगे। कितना हो गया, 20, 30 और ये हो गया 50 हो गया। मान लिया 30% इसमें लगाएंगे और 20 वैभव ग्लोबल में लगाएंगे। टोटल पैसे को हम इस तरीके से क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। बेटा एक बात और ध्यान रखना, इससे ना तुम्हारा रिस्क कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि अगर उधर तुम डायरेक्टली डील, देखो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी हमने इक्विटी मार्केट में डील किया, लेकिन डायरेक्टली नहीं किया, इनडायरेक्टली किया। क्योंकि उधर तुम्हारी नॉलेज थी तो डायरेक्टली तुमने किस में खेला, शेयर्स में, अपने ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जो भी करी। लेकिन इधर आपको नॉलेज नहीं थी तो आपने किसी बंदे के थ्रू करी जो होशियार है। अभी आपको ना अच्छा, कौन कौन एएमसी बढ़िया होगी, कौन पोर्टफोलियो मैनेजर बढ़िया होगा, जो कम से कम रिटर्न जनरेट करके देगा, या ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा लोग उसी के तो फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। यस और नो? जैसे मार्केट में बहुत सारे फंड्स चलते हैं अलग अलग, तो आप किस में इन्वेस्ट करेंगे, जो पोर्टफोलियो मैनेजर आपको ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देगा। इतनी बात समझ में आती है? एक बात और आपको ध्यान रखनी चाहिए, म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स होती है वो पॉइंट्स में भी हो सकती है। किस में भी हो सकती है? माने आपको पॉइंट्स में भी म्यूचुअल फंड की यूनिट मिल जाएगी, लेकिन शेयर्स कभी भी पॉइंट्स में नहीं होते, वो कंप्लीट होते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जब ये आपको क्या इशू करेंगे, यूनिट्स इशू करेंगे म्यूचुअल फंड की, तो वो पॉइंट में भी हो सकती है। लेकिन जब ये शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो वो पॉइंट में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो तो कंप्लीट में होती है। और क्या फायदा होता है म्यूचुअल फंड का? म्यूचुअल फंड का ये फायदा होता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा कम है, तुम्हारे पास पैसा कम है, मान लिया आज के टाइम पे रिलायंस के शेयर का भाव चल रहा है लगभग 3,000 के आसपास। कितने के आसपास? 3,000। लेट सपोज तुम्हारे पास है कितने रुपए, 2500 रुपए। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे तुम रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट कर दो? हाँ है ना। डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हो। कैसे करोगे? तुम्हें एक ऐसे म्यूचुअल फंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसका जो फंड्स का एलोकेशन होता है वो रिलायंस में भी हो। किस में भी हो? अब मान लिया यही वाला है, इसमें है रिलायंस, हाँ है ना। तुमने 2500 रुपए की पॉइंटों में जो भी है तुमने म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीद ली, इनडायरेक्टली तुम्हारा पैसा किस में लग गया, जबकि तुम रिलायंस में लगाने के लिए एलिजिबल नहीं थे। तुम्हारे पास कितने रुपए होने चाहिए थे? 3,000। कम होने के बावजूद भी तुम्हारा पैसा किस में चला गया? और खाली रिलायंस में नहीं गया, खाली रिलायंस में नहीं गया, और भी तुम्हारे पास तो 2500 रुपए ही थे ना। माने ये जो कंपनी है जो मैंने बताई है, एसबीआई का भाव 700, एचडीएफसी का 1400, 2100 और 5100, आईआरएफसी 200 मान लेता हूँ, 5300, वैभव ग्लोबल 400,
5700, और ये टाटा स्टील 1000 रुपए का ही हो गया 6700। 6700 चाहिए थे इन सबका एक एक शेयर खरीदने के लिए, आज के दिन की बात कर रहा हूँ, अराउंड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 6500 से 7000 की रेंज में। आपको अपर साइड पे ले लेता हूँ, 7000 रुपए चाहिए थे। कितने रुपए चाहिए थे? 1000 रुपए लेकर के भी सारे सारे शेयर्स में तुमने पैसा लगा दिया 1000 रुपए होने के बावजूद भी। हाउ इज दैट पॉसिबल? विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल फंड। क्योंकि तुमने 1000 रुपए के म्यूचुअल फंड खरीदे, माने जो म्यूचुअल फंड खरीदा उसकी एनएवी थी 10 रुपीज, तो कितनी यूनिट मिल जाएगी आपको? 100 यूनिट मिल जाएगी। कितनी यूनिट मिल जाएगी? 100 यूनिट मिल जाएगी, है ना। अब तुम्हें तो 100 यूनिट मिल गई म्यूचुअल फंड की, लेकिन तुम उस 1000 रुपए से ही तुम्हारा पैसा एसबीआई में भी लग गया, एचडीएफसी में भी लग गया, रिलायंस में भी। उसका वो कितना कितना लगा? 20%, 10%, 15%, 5%, 20% और 30%, इस रेशियो में लगा। इससे एक और फायदा हुआ कि आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो गया। क्या हो गया? डाइवर्सिफाई हो गया। अब मान लिया अगर इसमें से कंपनी डूबेगी भी तो बस, माने एसबीआई पहले तो डूबेगी नहीं, माने अगर एसबीआई डूब भी गई तो तुम्हारा तो कितना ही पैसा जाएगा? बस 1000 का 20% बोले तो 200 रुपए, तुम्हारे 800 क्या रहेंगे? सेफ रहेंगे। डाइवर्सिफिकेशन का भी फायदा मिलता है। तुम्हें मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत नहीं है, ये फायदा है। बार बार ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अबे अगर तुम्हें जरूरत होती तो फिर तो तुम डायरेक्टली डील करते ना। इधर तो तुमने किसी होशियार बंदे को दिया, वो खुद देखेगा। माने अगर वो अपनी रिसर्च नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? वो पैसा डुबोएगा, पैसा डुबोएगा तो अपना नुकसान करेगा। आगे से कोई भी बंदा उसमें पैसा नहीं लगाएगा उस म्यूचुअल फंड में, शेयर छोड़ लो, तो अपने आप रिसर्च करेंगे। तो ये चीज होती है, ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है म्यूचुअल फंड का। बात समझ में आई? चलो जी, तो इसमें कौन भी डील करते हैं बच्चों? मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में कौन डील करते हैं? मनी मार्केट में कौन डील करते हैं? म्यूचुअल फंड्स भी, माने जो एएमसी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो भी क्या करती है? इनमें डील करती है। अब किन किन की डीलिंग होती है वो आपको अच्छा लिखना है क्या? वो आपको ये फोटो वगैरह खींचना है? यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, सही है। हाँ जी, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें। अब अभी तक तुमने प्लेयर्स की बात करी, किसकी बात करी? अभी बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की, कि मनी मार्केट के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में डीलिंग होती है। ठीक है ना, देखते हैं। और ये बच्चों इसका लास्ट टॉपिक होगा मनी मार्केट का। ठीक है जी। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, कह रहे इन्वेस्टमेंट इन द मनी मार्केट इज डन थ्रू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इनमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं तो इन्वेस्टर, आप बिजनेस फर्म, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, तुम इनसे पैसा उठाओगे। इतनी तो बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं चल रहा कोई? तो इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट में की जा सकती है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। सम कॉमन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट आर, इसके कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट कौन कौन होते हैं मनी मार्केट के? पहला, टी बिल्स, नाम तो सुना ही होगा, ट्रेजरी बिल्स, कई बार चर्चा की है, आज तक बताया नहीं क्या होते हैं, है ना। बस इतना बताया है कि गवर्नमेंट इशू करती है, मतलब गवर्नमेंट किसके थ्रू इशू करवाती है? आरबीआई के थ्रू इशू करवाती है ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स। कमर्शियल पेपर, टीपी। नेक्स्ट है कॉल मनी, उसके नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीओडी, एंड द नेक्स्ट वन इज कमर्शियल बिल। ये 5 इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस में है। वंस अगेन, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, और लास्ट कमर्शियल बिल। एक बात फिर आप एक बार आपको वैसे भी थोड़ा हाईलाइट करके बता दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बेटा ये तो है कमर्शियल बिल, ये है कमर्शियल पेपर, और एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये कमर्शियल पेपर। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों? क्योंकि कमर्शियल बिल अपन लोग 11th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, ये पूरा चैप्टर होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसे बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन जो बिल्कुल ऑल टुगेदर नया कॉन्सेप्ट है 12th में, उसे कवर करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वही अच्छा टॉपिक है। वो तो रिपीटेशन में आएगा, वो तो कमर्शियल बिल के बारे में तो थोड़ा ही बताएंगे, हालांकि मैं थोड़ा जितना भी बताऊंगा बच्चों को उतना भी पता नहीं होता। पूरे चैप्टर को डिस्काउंट किया होता 11th में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर को।
कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा शायद, पढ़ा है ना आपने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट के बारे में पढ़ा है, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह वगैरह। हाँ जी, चलो चालू करूँ क्या अभी? फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ट्रेजरी बिल्स। अ ट्रेजरी बिल इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एक ऐसी सिक्योरिटी होती है ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो किसके लिए होती है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए। तो मतलब इससे आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार कर सकते हो। मैं मेरे एंगल से नहीं बता रहा है, कंपनी के एंगल से बता रहा है जिसको पैसा उठाना है। ट्रेजरी बिल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, किसका इंस्ट्रूमेंट है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग का इंस्ट्रूमेंट है। मतलब इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? शॉर्ट टर्म में पैसा बोरो कर सकते हो। जान दो, मान लिया इस पे मैं लिख दूं ये ट्रेजरी बिल है और ये 100 रुपए का है, ये मैंने आपको दे दिया, आपसे 100 रुपए ले ली। बात समझ में आई? ये मैंने आपको दे दिया, आपसे 100 रुपए ले, आप तो आपने तो इसमें इन्वेस्टमेंट करी, मैंने क्या करी? बोरोइंग करी। आपको ये पैसा, इसकी मैच्योरिटी लगभग लगभग 3 महीने से चालू होती है। 3 महीने के लिए मान लेता हूँ, 91 डेज की मान लेता हूँ। तो 91 डेज के लिए मैंने क्या किया? पैसा उठाया। 91 डेज के बाद मैं आपको क्या कर दूंगा? पैसा लौटा दूंगा। एक खास बात होती है बच्चों इसमें, इनके ऊपर ना ही तो कोई इंटरेस्ट ना डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं मिलता, रादर इनमें एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। स्पेशल अरेंजमेंट ये होता है कि ये फेस वैल्यू से कम पे इश्यू होते हैं और इनका रिडम्पशन होता है, मैच्योर होते हैं ये पार वैल्यू पे। किस पे? अभी मैंने क्या बोला, तुम्हें समझा कि नहीं समझा मुझे नहीं पता। जिन्होंने कंपनी पढ़ी होगी उन्हें समझा होगा मैंने क्या बोला, जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्हें समझा नहीं होगा। ये डिस्काउंट पे तो इश्यू होते हैं, यानी कि पार वैल्यू से, फेस वैल्यू से, पार वैल्यू तो समझते हो, पार वैल्यू मतलब, हाँ, पार वैल्यू से कम पे इश्यू होते हैं, यानी कि डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं। हालांकि शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकते, लेकिन ये शेयर नहीं है ना, ये तो क्या है? टी बिल है। सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए, शेयर्स डिस्काउंट पे आज के दिन पे इश्यू नहीं हो सकते, ठीक है ना? हाँ जी। लेकिन ये तो ट्रेजरी बिल है, ये इश्यू होते हैं, डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं। बात समझ में आ रही है? और बेसिकली इनका रिडम्पशन किस पे होता है? पार पे होता है। किस पे होता है? तो फिर एक इन्वेस्टर को क्या फायदा हुआ इसमें? हाँ होगा ना, प्रॉफिट होगा ना इसमें। अलग से तो इंटरेस्ट का रेट रहता नहीं है इसमें, लेकिन एक टाइप से तुम देखोगे इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो है ये। इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो है। कोई चीज कोई चीज आपने 90 रुपए की खरीदी, कितने की खरीदी? और जब बेचोगे उसे वापस से तो 100 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 100 मिलेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ बोलो ना। वो जो 10 रुपए है, वो 10 रुपए का ही आपका क्या है? प्रॉफिट है। मैं कंपनी हूं, मैंने पैसा उठाया है, तो मेरी वो क्या है? कॉस्ट है 10 रुपए। बात समझ में आती है? तो ये चीज है। ऐसा क्यों करती है मतलब? अलग से इन पे वो नहीं मिलता इंटरेस्ट, ये अरेंजमेंट ही यही है कि इन पे इन्हें डिस्काउंट पेश होते हैं और पार पे इनका रिडम्पशन होगा, अलग से कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये तो एक जस्ट अरेंजमेंट है, बाकी है तो ये वही है, तो इंटरेस्ट ही। हाँ बिल्कुल, किस तरह, या चाहे तो ये मान लो कि भाई 100 रुपए दो और हम उस पे तुम्हें क्या देंगे? ऊपर से रिटर्न देंगे, या ये है कि आज कम दो कल ज्यादा मिलेंगे। एक टाइप का अरेंजमेंट है। अ ट्रेजरी बिल इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग इशूड बाय आरबीआई। कौन इशू करता है इसे? आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। किसके बिहाफ पे? इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे। दे आर ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स। इन्हें क्या बोलते हैं? कूपन, कुछ लोग कूपन बोलते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन इसका कूपन होता है। कूपन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक बार शायद बताया था मैंने आपको, बताया था, तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि थोड़ा टेक्निकल सटा है। गवर्नमेंट बजट में बताया था बहुत सारी चीजें। कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। आया कुछ याद? चलो जान दो। दे आर ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स। इन्हें क्या बोलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स इन्हें? क्योंकि इन पे कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है, दैट्स वाई क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड्स है, ठीक है ना? दे आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोमिसरी नोट। ये किसकी फॉर्म में इशू होते हैं बच्चों? प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में इशू होते हैं। प्रोमिसरी नोट समझते हो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट?
वेरी गुड। प्रॉमिसरी नोट में तो हम वादा करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ऑर्डर दिया जाता है। मान लिया मैंने तुम्हारे से कोई सामान खरीदा, ठीक है ना, और तुमने मुझे ऑर्डर दिया। मैंने तुम्हारे से 1,000 रुपए का सामान खरीदा, मेरे पास पैसा नहीं था, तुमने मेरे को ऑर्डर दिया, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट पे लिख करके ऑर्डर दिया कि यू शैल पे अस ₹1,000 आफ्टर 3 मंथ, ऐसे ऐसे करके। ठीक है ना, तुमने मुझे ऑर्डर दिया, ऑर्डर ये तो है, यानी कि ये तो हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या हुआ? बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे बिल लिखा गया है ना, मैंने बोला ए अपनी ऑर्डर को अपने पास रखना, मैं ही प्रॉमिस करता हूँ, आई प्रॉमिस टू पे यू ₹1,000 आफ्टर 3 मंथ। तो ये होता है प्रॉमिसरी नोट। क्या होता है? और जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वे बिल ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में नहीं होते, ये किसकी फॉर्म में होते हैं? प्रॉमिसरी नोट की फॉर्म में होते हैं, जहां पे आरबीआई खुद से क्या करता है? प्रॉमिस करता है कि हम तुम्हें 3 महीने बाद, ये जो भी इसकी मैच्योरिटी है 91 डेज की है या 364 डेज की, जो भी है, इतने टाइम के बाद हम आपको इतना पैसा देंगे, लौटा देंगे। तो ये बोलते हैं किसकी फॉर्म में होते हैं? प्रॉमिसरी नोट की फॉर्म में। दे आर हाईली लिक्विड। कितनी बार बताऊं? ऊपर बोल तो दिया, मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं, और ये मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है, तो हाईली लिक्विड एंड हैव एश्योर्ड यील्ड एंड नेग्लिजिबल रिस्क। और इनमें क्या रहती है? एश्योर्ड यील्ड रहती है। यील्ड मतलब रिटर्न। इसमें जो रिटर्न रहती है वो एश्योर्ड, पहले से ही फिक्स रहती है। अरे पता है ना बाबू आपको कि 100 रुपए का वो उसकी फेस वैल्यू है, आपको अगर 95 में मिल रहा है तो 5 रुपए की रिटर्न आनी आनी है। अरे अच्छा, एक एक सवाल पूछूं क्या? जैसे 100 रुपए की फेस वैल्यू का क्या है? ट्रेजरी बिल है, 95 में मिला आपको, 5 रुपए आप कमाओगे, 5 रुपए कमाओगे ना। आप परसेंटेज बताओ, कितना परसेंट कमाया आपने? रेज योर हैंड। 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, हाँ 5%, और सभी का आंसर गलत है। आ गया तुम्हें? तुम्हें अकल आ गई? पूछने के दौरान ही पता पड़ गई। तुमने नालायक को 100 रुपए लगाए थे, 95 लगाए थे? 100 पे तुमने 5 कमाए, 95 में 5 कमाए हैं। नालायक को 5% से ज्यादा आएगी ये रिटर्न। तो मैं कम मना कर रहा हूं, करो ना। इसीलिए अरे गलती नहीं करते तो, मुझे तो पता था ना कि गलती करोगे, तभी तो सवाल पूछा। नहीं करते तो क्यों पूछता मैं? जिंदगी में इतनी सारी चीजें होती है जो नॉर्मल बच्चों को पता रहती है, वो नहीं पूछते हम, क्योंकि पता है बच्चा सही बताएगा। जहां पे गलती करेगा वही तो चीजें पूछी जाती है। हम तो चाहते कि गलती यहाँ पे करो, एग्जाम में ना करो। हाँ जी। अब तुम्हें एक दो डांट पड़ेगी ऐसे, तभी तो याद रहेगा कि हाँ ये चीज पता पड़ी थी। अब जैसे मान लिया नॉर्मल बोल दे, जिंदगी में कूपन का मतलब इंटरेस्ट होता है, उसके साथ कुछ अटैच करा नहीं, कुछ डोज वोज दी नहीं, तो फिर तो भूल जाता कि अरे नहीं बताया ही नहीं। बताया ही नहीं। ठीक है ना, कभी नहीं बताया है, मेरे को पता है। हर हद का गवर्नमेंट बजट में बताया था, उड़ता उड़ता ऐसे। आदि तुम नोटिंग लिखते भी तो नहीं हो, तो तभी तो बोल रहा हूँ उड़ता उड़ता। अब उड़ने में उसमें क्या बताऊं, उड़ के में उसके चिपका के बताऊं क्या कि कूपन का मतलब इंटरेस्ट 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 होता है? ऐसे बोल दिया होगा मैंने कि कूपन का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। अब अभी क्या है कि अभी लेट सपोज मैंने पूछा, ये क्वेश्चन तुम्हारे को नॉर्मली पूछा कि बताओ कितना परसेंट आपको रिटर्न आई, तुमने बोल दिया 5% से ज्यादा, 5% से ज्यादा। मैंने कहा ठीक है चलो, बिल्कुल सही बच्चों। 6 महीने बाद तुम भूल गए, लेकिन अब इसके इसके ऊपर मैंने भाषणबाजी करी, अब याद रहेगा ना। आधे बच्चे तो ऐसे याद रहेगा, हाँ 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 बताया था, इस पे कुछ तो भाषणबाजी हुई थी। ठीक है ना, चलो बात समझ में आई आपको? कोई बात नहीं। अब झूठ कोई बोलेंगे? आगे क्या बोल रहे हैं वो? सुनो ना, ए बच्चों सुन लो ना। क्या बोल रहा है वो? हाईली लिक्विड होते हैं और इनमें क्या रहती है? एश्योर्ड यील्ड होती है। क्या होती है? क्यों होती है एश्योर्ड यील्ड? पहले से क्या है? फिक्स है कि इतना ही पैसा मिलना है। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि एक्स्ट्रा मिल जाएगा पैसा, 100 के ऊपर भी मिल जाएगा, नहीं नहीं नहीं, पहले ही। अच्छा, ना के बराबर क्या होता है?
बाप बाप पे शक करोगे क्या? बताओ अब, बताओ। अरे बाप कौन है? कमर्शियल बैंक के बाप पे शक करोगे क्या भाई? आरबीआई। बोलो। अगर आरबीआई पे भी शक कीजिएगा तो हाँ फिर जिंदगी में वफा करने के लिए कोई रह नहीं जाता। फिर तो सबको डिक्लेयर कर दो सब बेवफा है। ठीक है ना? चलो। दे आर हाईली लिक्विड एंड हैव एश्योर्ड यील्ड एंड नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। इनमें डिफॉल्ट का रिस्क क्या रहता है? बहुत कम रहता है। कम क्या, बोलो भी मत ऐसे, ना के बराबर बिल्कुल। ड्यू टू द साउंडनेस ऑफ आरबीआई, क्योंकि भैया किसकी चलती है मार्केट में? आरबीआई की चलती है। अब कुछ स्पेशल पॉइंट देखो यहाँ पे। मान ले कोई बंदा है, मुंह उठा करके 100 रुपए, अंकल अंकल ट्रेजरी बिल दे दो। साले जा रहा नहीं जा रहा यहाँ से ट्रेजरी बिल दे दो। आ जाते कहाँ से मुंह उठा करके। दे आर अवेलेबल फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹25,000। सुनो हाँ। दे आर अवेलेबल। वैसे तो सीजन खत्म हो गया होगा। दे आर अवेलेबल फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹25,000। ये कम से कम कितने रुपए के खरीदने पड़ेंगे आपको? 25,000 से कम के आपको मिलेंगे ही नहीं है। कम से कम, कम से कम। ठीक है ना? और सुनो ना, अरे वर्मा जी, अभी सुन तो लो आप सुन तो लो अभी। आप एक बार समझ तो लो, कि आगे पढ़ तो लो। हाँ जी, ये समझा दो। नहीं नहीं, ऐसे कोई ना बोलोगे आप, थोड़ा दिमाग लगाओ। दे आर रुक जा एक सेकंड रुक ना, तुझे तो पता ही है। अच्छा तो इसका मतलब अभी शुरू नहीं किया क्या? हाँ जी, तो कुछ बोल रहे थे आप। दे आर अवेलेबल फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹25,000 एंड इन मल्टीपल देयर ऑफ। हल्का हल्का फुल्का कुछ आइडिया लग रहा है क्या होगा? माने कम से कम कितने के मिलेंगे? 25,000 रुपए के। एक बच्चा 30,000 रुपए लेके आया, कितने लेके आया? 30,000। मिल जाएंगे? नहीं मिलने के? मिल जाएंगे। अलग अलग पार्ट में कैसे मतलब? 25 से कम के मतलब कितने के मिलेंगे? 25 के मिलेंगे या 25 से ज्यादा के मिलेंगे? ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, आगे बोलो ना। दैट्स द राइट आंसर, बोल चुकी है वो। हाँ, 25,000 के मल्टीपल में मिलेंगे। अब वो 30,000 लेके आया, अबे ले जा 5,000 अपने घर ले जा एक्स्ट्रा। नहीं मिलेंगे। 25 के मिलेंगे, 50 के मिलेंगे, 75 के मिलेंगे, एक एक 25, 1.5, पौने दो, दो, सवा दो, ऐसे करके 25,000 के मल्टीपल में। ठीक है ना? मतलब ऐसे आम भाषा में बताऊं ना, आम भाषा में तो कटमा में नहीं मिलेंगे, मतलब ऐसे कट में नहीं मिलेंगे, मल्टीपल में मिलेंगे। 25 और उसके मल्टीपल में 25, 50, 75, 100, एक 25, एक 50, एक 75, ऐसे करके। ठीक है ना? बिल्कुल करते रहो, 7 जन्म तक करते रहना। हाँ, पूरे एग्जाम में 3 घंटे, सुनो ना, माने अगर कुछ आ नहीं रहा है तो 3 घंटे बस ये लिखते रहना। जो एग्जामिनर भी बोले, मतलब जितने भी एग्जामिनर देख रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं, भाई ये नहीं हट रहा बिजनेस के एग्जाम में, भाई ये लिख क्या रहा है, इन्हें तो शीट भर दी सारी। चलो, धड़ाधड़ शीट लिए जा रहा है, बच्चे देखे जा रहे हैं, ओ भाई कर क्या रहा है, रुक जा, रहने दे, बिजनेस के एग्जाम में इतनी शीट नहीं भरते। ये कह रहा है 7 जन्मों का वादा किया मैंने 25, 50, एक 75, ऐसे ऐसे करके करके। नेक्स्ट, दे आर इशूड एट अ प्राइस लेस देन द फेस वैल्यू। ये उस प्राइस पे इशू होते हैं जो कि फेस वैल्यू से कम होता है। एंड रिडीम्ड एट पार वैल्यू ऑन मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी पे किस पे रिडीम हो जाते हैं बच्चों? एट प्रेजेंट, ध्यान से सुनना, आज के दिन पे ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं
तीन मैच्योरिटी में 91 डेज की मैच्योरिटी होती है, फिक्स होती है। ऐसे नहीं कि तुम चाहो तो 80 डेज के लिए इन्वेस्ट करो इसमें, ना, फिक्स रहता है 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। याद करने के लिए भी बहुत आसान है, डबल है 91, 182 और 364 डेज। तीन मैच्योरिटी के आप टी बिल्स क्या कर सकते हो, आरबीआई इशू कर सकता है और आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एक थोड़ा हल्का सा सवाल पूछूं, माने एक तो टी बिल है 91 डे का और एक है 182 डे का। 91 डेज वाला लेट सपोज आपको 100 की फेस वैल्यू का, लेट सपोज 100 की फेस वैल्यू का 95 का मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? अब ऐसे मत बोलना कम से कम तो 25,000 के मिलते हैं, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब मिलेंगे तो 25,000 के, मैं तो जस्ट एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। 100 वाला 95 का मिला आपको, कितने का मिला? आपको क्या लगता है कि 182 डे वाला 95 से ज्यादा का मिलेगा, कम का मिलेगा? रेज योर हैंड। चलो जी, वर्मा जी ने सबसे पहले हाथ उठाया। कम का मिलेगा? कम का मिलेगा? कम का मिलेगा? अच्छा, वो ऐसे कर रहा है जैसे मैं ही डाउट में आ जाऊं। हाँ जी, इधर क्यों कम का क्यों मिलेगा? नहीं, तुम तो कह रहे वो तो तुमने बोल ही दिया। हाँ, क्योंकि 91 वाले में अगर 95 का मिल रहा है, बिल्कुल, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम होगा रिटर्न उतनी ज्यादा होगी, तो रिटर्न ज्यादा होगी तो रेट ज्यादा होना चाहिए ना। कैसी बात कर रहे हैं ना भैया। हाँ ठीक है, हमारे बाकी टीचर बोलते कि खाली है, लेकिन इतने भी खाली कोई ना है। ठीक है यार, 95 से रेट कम होगा तभी तो रिटर्न क्या होगी, ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अच्छा, आगे बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द इशू प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट और इंटरेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक चीज पढ़ी नहीं है, ये थोड़ा सा मेरे को समझा दो। यहाँ पे फेस वैल्यू लिखी है और फेस वैल्यू और इशू प्राइस के बीच का जो वो रहता है, गैप रहता है, उसे डिस्काउंट बोल सकते हो आप या इंटरेस्ट बोल सकते हो। या तो डिस्काउंट बोलो या तो वो इंटरेस्ट बोलो, एक टाइप का वो क्या ही है, इंटरेस्ट ही है। ये रिडम्पशन वैल्यू क्यों बोल रहा है? फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू होती है। आम जिंदगी में ही बताओ, आम जिंदगी में फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू होती है क्या? आम जिंदगी में हो सकती है, जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो जरूरी है। ऐसा मत समझ लेना कि हमेशा फेस वैल्यू का मतलब रिडम्पशन वैल्यू होता है। यहाँ पे है फेस वैल्यू का मतलब रिडम्पशन वैल्यू। क्यों क्यों क्यों? बिकॉज टी बिल्स किस पे ही रिडीम होते हैं? फेस वैल्यू पे रिडीम होते हैं, तो वही फेस वैल्यू, वही रिडम्पशन वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, जो जिस प्राइस पे इशू होते हैं क्या बोलते हैं? इशू प्राइस। क्या बोलते हैं? टी बिल्स के केस में हमेशा, टी बिल्स के केस में हमेशा जो इशू प्राइस है वो रिडम्पशन वैल्यू से या फेस वैल्यू से, एमसीक्यू पूछ रहा हूं आपसे, कम होगा, इक्वल होगा, ज्यादा होगा या कोई भी नहीं। टी बिल्स के केस में जो आपका इशू प्राइस है वो हमेशा, अब ऑप्शन दे रहा है आपको, इक्वल होगा, कम होगा, ज्यादा होगा या इनमें से कोई भी नहीं। कम ही होगा, इशू प्राइस तो क्या ही होता है, तभी तो से रिटर्न आएगी ना। माने अगर ज्यादा हो गया। हाँ जी, मतलब इन्वेस्टर ही बोलेगा, एक कम मतलब आरबीआई ये बोल रहा है कि ये टी बिल्स खरीद लो, 105 रुपए का है, 91 डेज बाद आपको कितने मिलेंगे? 100 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? तो इन्वेस्टर क्या बोलेगा, हमारे माथे पे कैपिटल सी लिख रहा है, हाँ, जो तुम्हें पैसा भी देंगे 3 महीने के लिए, और 3 महीने तक क्या भी कराए, 5 का नुकसान भी कराएंगे, ठीक है ना। वैसा नहीं करते, वो कम ही रहता है हमेशा, ठीक है। या तो ऐसे देखो आप कि आज आपको 100 रुपए का माल कितने में मिल रहा है? 95 में मिल रहा है, तो डिस्काउंट है। या ऐसे बोलो तुमने 95 लगाए, 95 पे तुम्हें क्या मिल रहा है? 5 रुपए का ब्याज मिल रहा है, उसकी इफेक्टिव क्या निकाल लो? रिटर्न निकाल लो, रिटर्न की परसेंटेज यील्ड निकाल लो, तो वो चीज है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एन इन्वेस्टर परचेज अ टी बिल हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹1,00,000। ऐसे टी बिल्स उसने खरीदे एक इन्वेस्टर ने जिनकी फेस वैल्यू कितनी है, हाँ, और कितने के खरीदे उसने? 97,000 के, 97,000 के।
ऑन मैच्योरिटी द इन्वेस्टर विल रिसीव ₹1 लाख एंड द डिफरेंस ऑफ ₹3,000 इज द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम। वो 3,000 का जो गैप रहेगा, चाहे तो उसे इंटरेस्ट बोलो चाहे तो उसे डिस्काउंट बोलो, तो नजरिया है देखने का, बाकी है तो वो रिटर्निंग। ठीक है ना, तो ये चीज है। हम्म नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस एक अरेंजमेंट है कि ताकि कोई भी आकर के ऐसे मतलब वो ना करे कि कट मार करके कि भाई इतने की चाहिए हमें, इतने की चाहिए। एक सिस्टम है प्रॉपर, 25,000 50,000 उसी के मल्टीपल में डीलिंग होती है चीजों को सिंपल रखने के लिए। हाँ तो इसमें वो नहीं, क्योंकि वैसे डील नहीं होते ना, अदरवाइज डील नहीं होते ना, ट्रेड नहीं करते ना। अब ट्रेड करेंगे तो प्राइस फ्लक्चुएट होगा, लेकिन ये ट्रेड करते नहीं, तो चीजों को सिंपल रखने के लिए लॉट फिक्स किया हुआ है। ठीक है। हाँ जी, आज के लिए बच्चों इतने रखे, टाइम हमारा हो चुका है आज की क्लास का। क्योंकि कमर्शियल पेपर इसलिए शुरू नहीं करा रहा हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, ठीक है ना। कल हम क्या कर लेंगे, कल अगर आप रिवीजन के लिए बोलोगे पिछले वाले चैप्टर के, तो वो रिवीजन कर लेंगे, अदरवाइज मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट पूरे करके, हाँ यही पूरा करेंगे। चलो तो फिर दोनों साथ में कर लेना, ठीक है ना, मतलब बाद में इसको कंप्लीट करा करके इसका भी रिवीजन और उसका भी रिवीजन ऐसे कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।